हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट प्रेप हब। पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। जो क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में होता है, दिमाग में होता है, पहला क्वेश्चन क्या होता है कि सर, क्या ये इनफ है? इसका सिंपल आंसर है मेरा यस। बोर्ड के लिए भी एज वेल एज नीट के लिए भी, दोनों के लिए इनफ होगा ये लेक्चर। अगर आप मेरे इस सीरीज़ को फॉलो करोगे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है 350 से प्लस आपका स्कोर होगा नीट में। और जो बोर्ड्स की गारंटी में देता हूँ आपको, वो होगा अगर 100 मार्क्स का पेपर आएगा बोर्ड में 11th में, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि 95% प्लस के आपके मार्क्स होंगे। तो चलिए, ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के मन में, ठीक। तो ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही क्लियर कर दिए। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम एक घर बनाते हैं। ये एक घर है फॉर एग्जांपल। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक घर है, ये एक घर है हमारा, ठीक। अब आप बोलोगे सर हाँ ये घर है, तो ये घर, ये हाउस किसका बना है? ये हाउस किसका ये हाउस किसका बना है? सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा सर ये जो घर है ये बना होगा ब्रिक्स। जब छोटे 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 ब्रिक्स मिले तो ये घर बन गया। वैसे ही हमारी जो पूरी बॉडी है, इसका जो बेसिक यूनिट है, ऐसे जैसे इस घर का बेसिक यूनिट है एक ब्रिक, वैसे ही जो हमारी बॉडी है इसका एक बेसिक यूनिट है जिसे कहते हैं हम सेल, जिसे कहते हैं हम सेल। चलिए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से आप नोट्स लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ से आप नोट्स को लिखना शुरू कर देंगे। पहला सवाल, सबसे पहली डेफिनेशन जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? मैंने क्या बोला? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट, इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। जैसे मैंने अभी भी बताया, जो हमारा एक घर था उसका जो बेसिक यूनिट था वो एक ब्रिक थी। वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसका एक बेसिक यूनिट है जिसे हम सेल कहते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। यानी कि बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। जो जो भी हमारी बॉडी है ये छोटे छोटे सेल्स का बना हुआ होता है, और जो फंक्शन करता है ये भी सेल ही करता है बॉडी में। और जो पूरा स्ट्रक्चरल, जैसे कि एक बिल्डिंग है, इसका स्ट्रक्चर किससे बना है? ब्रिक्स से, छोटे छोटे ब्रिक्स बने हैं, और जब वो मिलते हैं वो पूरी बिल्डिंग बनाते हैं। वैसे ही स्ट्रक्चर जो बॉडी का बनाता है वो बनाता है सेल। एक और पॉइंट हम लिखते हैं, ए बॉडी विच इज नॉट even made up of one cell is not considered as living। यानी कि जो बॉडी, एक सेल, कम से कम एक सेल तो होनी ही चाहिए एक बॉडी में।
जो बॉडी जो बॉडी जिसमें कोई भी सेल नहीं होगी, एक भी सेल नहीं होगी, उसे हम लिविंग नहीं कह सकते। अगर एक भी सेल है तो लिविंग कहेंगे हम। ठीक, चलिए अब हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि कितने सेल्स है, एक सेल है, एक से ज़्यादा सेल्स है, तो हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स? एक तो हो गए यूनिसेलुलर और एक हो गए मल्टी सेलुलर। एक तो हो गए यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूनि मतलब एक, यूनि मतलब एक। आप अगर आपको बायोलॉजी समझनी समझनी होगी तो आप डायरेक्ट वर्डिंग पे जाओ, आप वर्डिंग पे जाओ। जो फॉर एग्जांपल ये वर्ड है यूनिसेलुलर, वर्ड वर्ड में ही मतलब छुपा हुआ है। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि एक ही सेल से बना हुआ है। ठीक, यानी कि व्हेन 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 बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जब बॉडी बनी हुई होती है खाली एक सेल की, उसे कहते हैं हम यूनिसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर की बात करते हैं। व्हेन बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी यानी कि बहुत ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक, अब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं। यूनिसेलुलर, यूनिसेल्यूलर, अब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं, एग्जाम्पल्स। यूनिसेलुलर में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है? सबसे पहला एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और दूसरा एग्जाम्पल एंड प्रोटिस्टा। एक तो हो गया बैक्टीरिया, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा। एक और पॉइंट है इसमें जो आप नोट लगा कर लिखेंगे, नोट के स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। और इसमें एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पहले सेल किसने डिस्कवर की थी? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल की बनी हुई होती है पूरी बॉडी। इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया आता है और प्रोटिस्टा आता है। और एक नोट मैंने लिखवाया कि स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। वैसे ही फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर की थी? फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। फर्स्ट सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। और इसने किस पर काम किया था? कॉर्क, इसने काम किया था कॉर्क पर। और जब इसने जो कॉर्क है माइक्रोस्कोप में रखा तो इसने देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और जिसको इसने बोला ये एक सेल है। वायल वर्किंग ऑन वायल वर्किंग ऑन कॉर्क, वायल वर्किंग ऑन कॉर्क, और इसने देखा क्या मिला हमें? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर।
एक्चुअली इसने सेल नहीं देखा था, इसने देखा था सेल वाल, तभी इसको लगा होनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ऐसे। ऐसा स्ट्रक्चर एक इसने देखा था, जो था कि एक होनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। वो क्या था? होनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। फिर क्या हुआ? फिर आए एक और साइंटिस्ट, जो रॉबर्ट हुक था। इसने एक्चुअली देखा था डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली देखा था डेड सेल। और अब बात आती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने देखा था डेड सेल। लिविंग सेल किसने देखा था? लिविंग सेल देखा था एंटोन वन लिविनहॉक। एंटोन वन लिविनहॉक फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा था? वो देखा था, इसने देखा था। फर्स्ट लिविंग सेल वाज सीन बाय एंटोन। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन एंटोन वन लिविनहॉक। एंटोन वन लिविनहॉक। एंटोन वन लिविनहॉक। तो फर्स्ट सेल किसने देखी थी? एक लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी? वो था एंटोन वन लिविनहॉक। एंटोन वन लिविनहॉक। और सेलुलर एक्टिविटीज, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम ब्रेन, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। वैसे ही वो कौन सी चीज है सेल में जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है? वो है न्यूक्लियस। वो है, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस, यानी कि ब्रेन ऑफ सेल। सेलुलर एक्टिविटी, सेल्यूलर एक्टिविटी is under the control of is under the control of जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इसे कहते हैं हम ब्रेन ऑफ सेल। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में होता है ब्रेन, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, ऐसे वैसे ही सेल में होता है एक चीज जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। इसे कहते हैं हम ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल। ठीक, यहां तक बात हो गई हिस्ट्री की। यहां तक बात हो गई हिस्ट्री की। मैंने क्या बोला? पहले बोला मैंने सेल। अगर हम प्रीवियस पेज पर जाएंगे, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं मैं आपको। पहले मैंने बोला सेल। सेल क्या है? सेल है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली। फंक्शन भी कौन करता है? एक सेल करता है। पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि पूरी बॉडी किसने बनाई है? वो एक सेल ने। अगर एक बॉडी में कोई भी सेल नहीं होगी होगी कम से कम एक सेल तो होनी चाहिए, और अगर कोई नहीं हुई उसे हम लिविंग नहीं कहते हैं। फिर क्या मैंने बोला? फिर मैंने बोला ऑर्गेनिजम्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को मल्टीसेलुलर में हमने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को। किसके बेस पर? ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? व्हेन बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। जब बॉडी खाली एक सेल की बनी हुई होती है, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या होता है? जब बॉडी एक से ज्यादा सेल की बनी हुई होती है, उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। फिर क्या मैंने बोला? फिर मैंने बोला यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स में दो ही आते हैं। एक तो आता है बैक्टीरिया, जो बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा में। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और आता है इसमें प्रोटिस्टा, ये भी एक यूनिसेलुलर होता है। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ये एक नोट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए। स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं हम साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं हम साइटोलॉजी। तो पहली सेल किसने डिस्कवर की? वो, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। किस पर उसने काम किया था? कॉर्क। और उसने क्या देखा था? होनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक्चुअली क्या था? सेल वाल। फिर बात आई कि फर्स्ट सेल लिविंग सेल, वो उसने देखी थी एक डेड सेल, और रॉबर्ट हुक ने देखी थी एक डेड सेल। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी? वो था एंटोन वोन लिविनहॉक। ठीक। फिर मैंने अगला पॉइंट बोला कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी है,
उसमें होता है ब्रेन जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही वो कौन सा चीज़ है जो सेल में होता है, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस, और इसी को कहते हैं हम ब्रेन ऑफ सेल। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक दिया है सेल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक दिया है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। चलिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर होगा। अगर आप खाली नोट्स ही पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर भी अगर एक आपको अगर डाउट आता है कि इसने सर ने कोई भी मतलब एनसीईआरटी की लाइन छोड़ी है, तो आप चेक कर सकते हो, फिर कमेंट कर सकते हो सर आपने ये वाली लाइन छोड़ दी है, या सर आपने जो पढ़ाया है उससे बाहर क्वेश्चन आ गया है। आप कमेंट कर सकते हो। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट्स। दो साइंटिस्ट्स ने इस सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, दिया था। कौन कौन थे? एक तो है मैथियस स्केलेटन, और दूसरा है थियोडोर शिवान। थियोडोर शिवान, ये वो दो साइंटिस्ट है जिसने जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। मैथियस स्केलेटन, ये क्या था? ये था एक जर्मन बॉटनिस्ट। ये था एक जर्मन बॉटनिस्ट। और थियोडोर शिवान क्या था? अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें दिया है थियोडोर शिवान जो है वो है एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। लेकिन अगर आप लेटेस्ट सिलेबस देखोगे तो उसमें दिया हुआ है क्लियरली, जो थियोडोर शिवान है ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट नहीं है, ये भी एक जर्मन है। अगर आप पिछले साल के एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें दिया हुआ है जो थियोडोर शिवान है वो एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है, और जो मैथियस स्केलेटन है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट है। लेकिन अगर आप नई वाली एनसीईआरटी चेक करोगे या न्यू एनएमसी सिलेबस को चेक करोगे तो उसमें दिया हुआ है कि मैथियस स्केलेटन भी एक जर्मन है, थियोडोर शिवान भी एक जर्मन है। लेकिन मैथियस स्केलेटन एक जर्मन बॉटनिस्ट है, लेकिन थियोडोर शिवान क्या है? वो है एक जोलॉजिस्ट। थियोडोर शिवान एक जर्मन जोलॉजिस्ट। और जो जर्मन बॉटनिस्ट था कौन, यानी कि मैथियस स्केलेटन, इसने कुछ बातें बताई थी। कौन कौन सी बातें? पहली बात, प्लांट जो है इज मेड अप ऑफ इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड एंड टिश्यूज। मैथियस स्केलेटन ने एक बात बोली थी, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट था, इसने एक बात बोली थी जो प्लांट्स है ये किन चीज़ों का बना है? ये बने हुए होते हैं सेल्स और टिश्यूज की। और जो जर्मन जोलॉजिस्ट था, कौन? जर्मन जोलॉजिस्ट कौन? थियोडोर शिवान। थियोडोर शिवान ने दो तीन पॉइंट दिए थे, जो लेकिन जर्मन बॉटनिस्ट था कौन? मैथियस स्केलेटन, इसने एक पॉइंट दिया था कि जो प्लांट्स है ये बने हुए होते हैं सेल्स और टिश्यूज के। अब देखते हैं थियोडोर शिवान ने क्या कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे। थियोडोर शिवान, थियोडोर शिवान, थियोडोर शिवान ने बोला था पहला पॉइंट, इसने स्टडी की थी किस पर? एनिमल बॉडी पर। एनिमल बॉडी पर, ठीक। इसने पहला पॉइंट बताया कि एनिमल बॉडी लेक सेल वॉल, लेक सेल वॉल जो क्या होता है इनमें, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो इनमें आउटर लेयर क्या होता है? इन्होंने बोला था
कि जो एनिमल सेल है इसमें होता है आउटर लेयर, जिसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर इन द एनिमल्स, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसने एक और बात बोली थी, क्या, प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में इसने एक और बात बोली थी कि जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल में क्या होता है, इसमें लैक यानी कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो सेल वॉल के बजाय आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है एनिमल्स में, उसे उसने बोला था, किसने, थियोडोर शिवान ने, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ही प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, सॉरी उसे कहते हैं हम सेल वॉल, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, थियोडोर शिवान और मैथ्यस स्केलेटन, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम इन दोनों ने मिलकर क्या बोला था, इन दोनों ने मिलकर कुछ पॉइंट्स बोले थे सेल थ्योरी के रिगार्डिंग, क्या पॉइंट्स बोले थे, आओ आओ बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, क्या 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 पॉइंट्स इन्होंने बोले थे, उन्होंने बोला था, पहला पॉइंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल है ये है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला था, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, क्या बोला था इन्होंने दूसरा पॉइंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बने होते हैं सेल्स के या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि सेल जो है वो डिवाइड करेगा उससे बनेगी दो सेल, यानी कि प्रोडक्ट है किसका, एक मेन सेल का। और ये जो पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये किसने बोला था, ये बोला था थियोडोर शिवान ने, शिवान ने, जो एक जर्मन जोलॉजिस्ट था, और इसी को बोलते हैं शिवानस हाइपोथेसिस। तो शिवान ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है वो बना हुआ होता है प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, या जो मेन सेल हो, जो मेन सेल होती है वो डिवाइड करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वही होते हैं सेल्स जो बने होते हैं मेन सेल से, ठीक। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला था, क्या, तीसरा पॉइंट, all metabolic activities, all metabolic activities are the result of, are the result of cellular interaction, interaction, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस या जो भी एक्टिविटीज होती है बॉडी में वो कौन करवाते हैं, जब बहुत सारे सेल्स इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि सेल मिल गए वो बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिले वो बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करता है। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स मिले वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है, वो है एक सेल, ठीक। फिर आए एक फिर आए एक और साइंटिस्ट, जो हमारे जो साइंटिस्ट थे थियोडोर शिवान, जो मैथियस स्केलेटन था, एंड थियोडोर शिवान,
कुड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स फॉर्म्ड, यानी कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं। एक तो होते हैं सेल, जो नए नए सेल्स बनते हैं वो आते कहाँ से, ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। और इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आया और एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रोडोल्फ विर्को। रोडोल्फ विर्को, रोडोल्फ विर्को, इसने क्या बोला था, थ्योरी वाज मॉडिफाइड विथ हिज स्टेटमेंट, विथ हिज स्टेटमेंट, यानी कि जो सेल थ्योरी दी थी मैथियस स्केलेटन एंड थियोडोर शिवान ने, ठीक, उसने उस थ्योरी को मॉडिफाई किया किससे, एक स्टेटमेंट देकर। वो स्टेटमेंट क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला का, यानी कि न्यू सेल्स arises from pre-existing cells। इसने क्या बताया रोडोल्फ विर्को ने, इसने थ्योरी को मॉडिफाई किया, इसने थ्योरी को मॉडिफाई किया और बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पुराने सेल्स हैं वो नए सेल्स, जो नए नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वही सेल जो पुराने सेल हैं वो डिवाइड करते हैं और उन्हीं से बनते हैं नए सेल्स, ठीक। चलिए अब हम करते हैं बात टाइप्स ऑफ सेल्स की, टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स कितने टाइप के होते हैं, किस बेसिस पर, ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो सेल्स है उनका न्यूक्लियस कैसा है और इसी बेसिस पर हमने सेल्स को डिवाइड किया दो हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है उनको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अलग अलग फिर पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक को अलग डिटेल में, यूकैरियोटिक को अलग। पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक। चलिए, और यहाँ पर लिखता हूँ प्रोकैरियोटिक, वेट 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 वेट, और यहाँ पर लिखता हूँ प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पर लिखता हूँ यूकैरियोटिक। चलिए, डिफरेंशिएट करेंगे हम प्रोकैरियोटिक को अलग और यूकैरियोटिक को अलग। क्या क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में, हमने सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस। एक तो है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। चलिए, पहला डिफरेंस, ये वाला पेन यूज करते हैं।
पहला डिफरेंस क्या, सेल्स विथ प्रिमिटिव, सेल्स विथ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, सेल्स विथ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि सेल्स में क्या होता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, और इसी न्यूक्लियस को बोलते हैं हम सच न्यूक्लियस, such nucleus are referred as, और referred as, और इसी न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट हमारा प्रोकैरियोटिक में, यानी कि सेल जो है इनके पास होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस के बजाय इनके इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, सेल्स विथ वेल डिफाइंड, सेल्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेल्स के पास होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसे कहते हैं हम यूकैरियोट। और जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है या प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में होता है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है होता है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। चलिए मतलब दूसरा डिफरेंशिएशन देखते हैं, यानी कि अब हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, क्या क्या प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक में एक ही एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है, एक तो है प्रोटिस्टा, और दूसरा है फंजे, और तीसरा है प्लांट्स, और आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एक्चुअली जो बैक्टीरिया होता है ये बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा का, किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक, एक लाइन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी कि सोल मेंबर जो कहते हैं ना, मेन मेंबर होता है किसका, कौन, बैक्टीरिया, किसका, किंगडम मोनेरा का। लेकिन यूकैरियोटिक में आते हैं 4 किंगडम्स, प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिजम्स, किसमें, यूकैरियोटिक में, फंजाई के सारे ऑर्गेनिजम्स किसमें, यूकैरियोटिक, प्लांट्स के सारे जितने किंगडम प्लांट में सारे प्लांट्स किसमें, यूकैरियोटिक में, वैसे ही सारे एनिमल्स किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक में, हम भी आते हैं यूकैरियोटिक में। ठीक, चलिए एक कॉमन पॉइंट लिखता हूं मैं, कॉमन पॉइंट दोनों के लिए, एक कॉमन पॉइंट नोट बनाकर नोट एक में लिखूंगा, एक कॉमन पॉइंट दोनों के लिए, क्या, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, enclosed with enclosed within membrane, enclosed within membrane, enclosed within membrane, यानी कि एक फ्लूइड होता है सेल में, जो होता है, ये मैंने दोनों में क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के लिए सेम है, साइटोप्लाज्म सेम है, यूकैरियोटिक जैसा साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक के पास है वैसा ही साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक के पास होता है। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड है जिसको कवर किया है किसने, मेम्ब्रेन ने कवर किया है, वो मेम्ब्रेन कौन है, मेन, उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक, उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। और एक पॉइंट साइटोप्लाज्म के बारे में, मेन एरिना
सेल्यूलर एक्टिविटीज यानी कि मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। सेल में जो भी एक्टिविटीज होती है वो कहाँ होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म कोई भी रिएक्शंस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। इसी में साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज भी होता है। तो इसीलिए क्या था, मेन एरिना है, मेन फ्लूइड जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको किसने कवर किया है, जिसको कवर किया है सेल मेम्ब्रेन ने या मेम्ब्रेन ने। ये बोथ होता है प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में, सेम फ्लूइड। चलिए अगले डिफ्रेंशिएशन पर हम जाते हैं। क्या क्या डिफ्रेंशिएट पॉइंट में हम जाते हैं। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हम एक लाइन। गई लाइन, हाँ ये है एक लाइन। और यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक में एक और पॉइंट। क्या पॉइंट, वो पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक में होता है वो यूकैरियोटिक में नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक में होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। सिंपल सी बात है। जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल, सिंगल डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम होता है, सिंगल होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है क्रोमोसोम। इज डिफ्यूज्ड इन देयर साइटोप्लाज्म, इज डिफ्यूज्ड इन देयर साइटोप्लाज्म। डिफ्यूज हुआ है साइटोप्लाज्म, क्यों? अगर कोई बता सकता है मुझे कि जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक का, वो सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक, वो डिफ्यूज क्यों होता है साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट क्यों होता है? लेकिन जो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो न्यूक्लियस में ही होता है ना। अगर हम ऑल ओवर देखें, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में, साइटोप्लाज्म में। क्यों, रीजन क्या है? मैंने पहले ही बोला था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। मैंने पहले ही बोला था प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जो न्यूक्लियस है वो पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में विदाउट मेम्ब्रेन, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक। इसलिए अगर मेम्ब्रेन नहीं होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में चला गया है, डिफ्यूज हो गया है साइटोप्लाज्म में, बिकॉज that is not separated by any membrane, जो किसी भी मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं होता है। लेक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। और इसी जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं हम न्यूक्लियोइड। genetic material such genetic material is such genetic material is known as, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और इस जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं न्यूक्लियर। क्या बोला मैंने, जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक, और डिफ्यूज हुआ है किसमें, साइटोप्लाज्म में। क्यों है साइटोप्लाज्म में? लेकिन अगर हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, न्यूक्लियस में। लेकिन साइटोप्लाज्म में क्यों है? क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, और इनके पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है। और इस जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं न्यूक्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं किसके जेनेटिक मटेरियल की, यूकैरियोटिक के जेनेटिक मटेरियल is separated from
साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल सेपरेट हुआ है। जेनेटिक में प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डूबा हुआ होता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोटिक में ये बात नहीं है, ये बात लागू नहीं होगी, यानी कि इसमें जेनेटिक मटेरियल सेपरेट है, किससे, साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म बाय किससे, बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है, हिस्ट प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इनके न्यूक्लियस को कहते हैं हम वेल डेफाइनड, वेल डेफाइनड न्यूक्लियस, वेल डेफाइनड न्यूक्लियस। ठीक, अब हम अगले पॉइंट पर चले जाते हैं। डिफरेंशिएशन हमने की, अब थोड़ा सा रिवाइज में करवाता हूँ आप लोगों को। हमने प्रोकैरियोटिक, हमने क्या किया, हमने क्या किया, टाइप ऑफ सेल्स, हमने सेल्स के टाइप देखे ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस के, इनका न्यूक्लियस कैसा है। हमने सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक, फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला हम अब डिफरेंशिएट करते हैं, पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं क्या है प्रोकैरियोटिक में और क्या है यूकैरियोटिक में। ठीक, पहले हमने देखा प्रोकैरियोटिक में, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, और अब हम एग्जाम्पल्स, फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे, प्रोकैरियोटिक में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे, क्या पता बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है। लेकिन जो मैंने अभी लिखवाया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आप यही सारे पॉइंट्स लिखना, आपको आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर मैंने क्या बोला, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि ये एक फ्लूइड है जो क्लोज हुआ है किससे, एक मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। और ये होता है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, सेल में जो भी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, कुछ भी होगा, वो कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा। ठीक, फिर मैंने क्या बोला, नेक्स्ट, फिर मैंने बोला जेनेटिक मटेरियल, फिर मैंने की जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए की बात। इनके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम होता है। ठीक, और जो डिफ्यूज होता है, डूबा हुआ है, किस में है, साइटोप्लाज्म में। क्यों साइटोप्लाज्म में, क्योंकि नॉट सेपरेटेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए डूबा हुआ है किसमें, साइटोप्लाज्म में। और इनमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स इनमें नहीं होते हैं, और इस जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं हम न्यूक्लियाइड। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सेपरेट हुआ है किससे, किस जो जेनेटिक मटेरियल है सेपरेट है साइटोप्लाज्म से, किससे, क्यों साइटोप्लाज्म से, क्यों वो सेपरेट है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो इनमें भी होता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और इसके साथ साथ इनमें होता है हिस्टोन प्रोटीन्स, और इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगले डिफरेंशिएट पॉइंट पर हम चले जाते हैं, चलिए। ठीक, हम एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से बीच में एक लाइन हम फिर से खींचते हैं। ठीक, यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं प्रोकैरियोटिक के पॉइंट, और यहाँ पर लिखते हैं हम यूकैरियोटिक के पॉइंट। शायद और एक पॉइंट,
इनमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। क्या लिखेंगे हम? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज फ्री फ्री फ्रॉम, साइटोप्लाज्म इज फ्री फ्रॉम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है प्रोकैरियोटिक का, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के साथ गोल्गी आता है। कौन कौन से आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आता है, प्लास्टिड आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक में होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। लेकिन नोट बनाकर मैं लिखता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट बना, नोट, यानी कि एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसे कहते हैं हम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइबोसोम, राइबोसोम्स, ठीक, जो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनमें होता है, सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं लेकिन एक ऑर्गेनेल को छोड़कर, जिसे कहते हैं हम राइबोसोमस, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और फिर राइबोसोमस के टाइप है, एक तो है 70S, एक है 80S, ठीक। और इनमें जो राइबोसोम होता है वो है 70S, इनमें जो राइबोसोम है वो है 70S वाले, 70S राइबोसोम्स। अब इनमें एक पॉइंट हम लिखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ईटीसी, ईटीसी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। और इनमें क्या होता है? इनमें भी राइबोसोम होता है, राइबोसोम। लेकिन जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है और जो राइबोसोम यूकैरियोटिक में होता है, फर्क है। प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो है 70S, लेकिन जो यूकैरियोटिक का राइबोसोम है वो है 80S, 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ठीक। और एक एडिशनल चीज होती है प्रोकैरियोटिक में, एक और एडिशनल चीज क्या कहते हैं हमें उसके? एक मिनट इससे आप लोग में हम एक लाइन फिर से खींच देते, लेकिन जो यूकैरियोटिक के पॉइंट है जो हम डिफरेंशिएट करते थे वो खत्म हो गए। लेकिन हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नोट करके, नोट करके एक हम पॉइंट लिखते हैं ऐसे। एक पॉइंट हम लिखते हैं, क्या पॉइंट? क्या? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल present in prokaryotes। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है किन में? प्रोकैरियोट्स में। एक जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे मैंने बोला न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो एक सिंगल है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है। और एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड।
उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं प्लाज्मिड। और इसमें ये क्या दिखाता है, कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर से दिखाता है, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एक्चुअली जो प्लाज्मिड है, ये एक्चुअली इसका डिटेल जो दिया हुआ है वो है 12th का टॉपिक, जिसे कहते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। 12th का एक चैप्टर है जिसे बायोटेक्नोलॉजी में है, जो बायोटेक्नोलॉजी में होता है, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी 12th का एक चैप्टर है, उसमें टॉपिक दिया हुआ है प्लाज्मिड, जो मतलब बहुत डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको खाली ये एक पॉइंट याद रखना है कि ये फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करता है, किसमें, बैक्टीरिया में। ये क्या हो, या बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक में, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। और जो जेनेटिक मटेरियल तो है जैसे न्यूक्लियाइड का हमने कहा पहले ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, कौन, प्लाज्मिड। ये फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ तक हमने क्या कवर किया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने डिफ्रेंशिएट शो किया। अब हम बात करते हैं साइजेस, सेल्स की शेप और सेल्स की साइज, ठीक। एक पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक लाइन, एक्चुअली एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, क्या लाइन, मैं आपको बोलता हूँ। वो लाइन मुझे लगता है कि जो मेरा पेन का साइज है वो ज़्यादा मोटा है, ठीक। इफ़ आई ट्राई दिस वन, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, एंड दिस वन, ठीक। एक पॉइंट है एनसीईआरटी में, सेल्स, हाँ ये वाला ठीक है, सेल्स, सेल जो है डिफर करता है किसमें, डिफर ग्रेटली इन शेप एंड साइज। सेल जो है वो डिफर करते हैं किसमें, शेप और साइज में। यानी कि जो सेल्स होते हैं उनमें शेप अलग अलग होती है, एक सेल है इसकी शेप अलग होगी, साइज अलग होगा। दूसरा सेल है, इसमें शेप अलग है, साइज भी अलग है। और तीसरा सेल है, उसमें भी शेप अलग होगी या साइज भी अलग होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं शेप, शेप ऑफ सेल्स, शेप, शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, सेल्स की शेप कैसी है, ठीक। पहला पॉइंट, शेप ऑफ सेल्स, आरबीसी, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनका शेप कैसा होता है, राउंड, राउंड एंड बाई कॉनकेव। जो आरबीसी होता है, इनका जो शेप होता है वो होता है राउंड और बाई कॉनकेव होता है, राउंड और बाई कॉनकेव होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरे वाली सेल हम लेंगे डब्ल्यूबीसी, इसका शेप होता है एमीबॉइड, इसका शेप होता है एमीबॉइड, डब्ल्यूबीसी का शेप होता है एमीबॉइड, ठीक। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग एंड नेरो, लॉन्ग एंड नेरो होते हैं, कौन, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। उनका जो शेप होता है, एक तो होता है लॉन्ग और दूसरा होता है नेरो। आप एनसीईआरटी से भी चेक कर सकते हो, अगर आपने एनसीईआरटी अपनी खुली हुई रखी है तो आप चेक कर सकते हो। नरो सेल, नरो सेल, जो नरो सेल है वो कैसी है, वो है
ब्रांचड ब्रांचड एंड लॉन्ग नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन। अगर आप जब हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है जिसे कहते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें एक सेल पढ़ेंगे हम न्यूरॉन, जिसको कहते हैं हम नर्व सेल। वो होती है लॉन्ग और ब्रांचड होती है। उन ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। वो हमें यहाँ नहीं पढ़नी है। जब हम पढ़ेंगे क्या, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा डिटेल में। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। ट्रैकीड ट्रैकीड जो ट्रैकीड है, ट्रैकीड एक ट्रैकीड एलोंगेटेड होती है, एलोंगेटेड। ठीक, एलोंगेटेड। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल, राउंड और ओवल होती है। ठीक, अब बात करते हैं, हाँ, यहाँ तक जितने भी शेप्स मैंने बताए हैं एनसीईआरटी में इतने ही शेप्स दिए। ठीक, एक तो मैंने पहला बोला आरबीसी, राउंड होता है, राउंड तो, और बाई कनकेव शेप होता है, बाई कनकेव शेप होता है, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। पढ़ेंगे कहाँ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। ठीक, डब्ल्यूबीसी एमीबॉयड होता है। कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होता है। यह कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, टिश्यू वाले पार्ट में। नर्व सेल ब्रांचेड एंड लॉन्ग होती है। ठीक, ट्रैकिड एलोंगेटेड होते हैं। मीजोफिल सेल्स होती है राउंड एंड ओवल। ठीक, एक पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो मुझे लगता है यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वेट, नोट लगाकर मैं लिखूंगा क्या, कि shape of cells shape of cells vary with the function with the function with the function they perform they perform वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि शेप ऑफ सेल्स। एक मिनट, इस पॉइंट को मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेट 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 वेट, अबे थाम 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 थाम, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ठीक, बस नोट बनाकर क्या, शेप ऑफ सेल वेरी with the function they perform यानी कि सेल की जो शेप है वो वेरी करती है। कैसे, मतलब फंक्शन, वो जैसे उसकी फंक्शन होती है। मतलब फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स है, उसका काम क्या है, सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचना। ठीक, पहुंचाना, और उन सिग्नलों को ब्रेन तक पहुंचाना। तो इस मतलब उसी जैसी उसका शेप होता है, यानी कि सेल का जो फंक्शन होता है उसी जैसी उसकी शेप होती है। यानी कि नर्व सेल का फंक्शन अलग है, इसलिए उसकी शेप अलग है। आरबीसी का शेप अलग है, इसलिए उसकी फंक्शन भी अलग है। यानी कि जैसी फंक्शन वैसी शेप, जैसी फंक्शन वैसी शेप। ये एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार में इस पर लगाऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। प्रेडिक्शन, नीट 2026 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट के बेस पर, या तो ऐसे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लगाते हैं ना क्वेश्चन, नीट में आते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने तो देखा होगा फिजिक्स का पेपर टफ आया था,
क्या पता इस साल बायोलॉजी टफ आ जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो एक्सपेक्ट ये, अगर मैं किसी पॉइंट पर, किसी लाइन पर, किसी सेंटेंस पर नोट लगाकर स्टार लगाता हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए आगे। ये हमने बात की शेप, अब हम बात करेंगे साइज। अब हम बात करेंगे साइज, साइज ऑफ दिस सेल, साइज, साइज ऑफ द सेल, सेल्स। साइज भी अलग अलग किस्म का होता है। पहला, पहला है हमारा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का जो साइज है, स्मॉलेस्ट सेल है। दुनिया में बहुत सारे सेल्स हैं, यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर, और प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटी है, और उनमें एक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, जो एक सेल है लेकिन सबसे छोटी सेल है, इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। ठीक, और इसका जो साइज होता है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 0.3 माइक्रोमीटर। एक ऑर्गेनिज्म, देख मतलब सोच सकते हो आप, उसी को कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक, स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी सेल। ठीक, आगे बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच एग है वो है लार्जेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच एग सबसे, जैसे कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल कौन है? ऑस्ट्रिच एग, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है, अंडा है, वो सबसे बड़ा सेल माना जाता है। ठीक, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। नर्व सेल मैंने बताया सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, नर्व सेल ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है। पी पी एल ओ, और इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जिसका साइज होता है, लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन सर पीपीएलओ जो है, उसका जो साइज है वो है 0.1 माइक्रोमीटर। ये तो माइक्रोप्लाज्मा से छोटी हुई। तो माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल कैसे है? लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, पीपीएलओ जो है वो टाइप है एक माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है, जिसे हम कहते हैं पीपीएलओ, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अब हम बात करते हैं वायरसेस। वायरस 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। सर फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, सर माइकोप्लाज्मा आपने बोला सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, लेकिन वायरसेस, इसका तो इससे भी छोटा साइज है, 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। लेकिन बेटा, जो वायरस है इसे हम लिविंग नहीं मानते हैं, इसे हम लिविंग की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ठीक, इसलिए सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। और अब लास्ट बार, लास्ट साइज, यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जो हम में सेल एक प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल, हमारे अंदर जो सेल है उसका साइज कितना होता है? 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक, यहाँ तक का शेप, साइज, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब मैंने कवर कर दिया है। और यहाँ तक अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग मारोगे तो आप चेक कर सकते हो, एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा। मैं एक काम करता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ शेप और साइज। शेप ऑफ सेल, आरबीसी का क्या होता है? राउंड एंड बाई कॉनकेव, राउंड एंड बाई कॉनकेव। डब्ल्यूबीसी सर एमोबाइड, एमोबाइड का होता है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल, इसका शेप कैसा होता है? लॉन्ग एंड नैरो होता है। नैरो सेल ब्रांचड होता है और लॉन्ग होता है। ट्रैकिड
एक एलोंगेटेड सेल है, मेसोफिल सेल राउंड है और ओवल शेप का है। ठीक सर, फिर मैंने बोला साइज। साइज में क्या बोला मैं, एक पॉइंट, शेप ऑफ द सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक, जैसी फंक्शन होगी वैसा ही शेप होगा सेल का। ठीक, फिर मैंने बोला साइज, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल मानी जाती है, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर का होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक, आज हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक, आज मैं क्या करूँगा, प्रोकैरियोटिक तक इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा। अब मैं प्रोकैरियोटिक उठाता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं क्या करूँगा, प्रोकैरियोटिक सेल तक मैं एक लेक्चर दूंगा, फिर जो यूकैरियोटिक है बड़ा है, प्रोकैरियोटिक से बड़ा है, उसमें हमें सेल ऑर्गेनेल्स भी पढ़नी है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अलग, गोल्गी अलग, हाँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें गोल्गी आता है, 4 ऑर्गेनली मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है, वो हमें पढ़ना है। प्लास्टिड, हाँ, उसमें पढ़ना है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, बहुत बड़ा है यूकैरियोटिक। और फिर न्यूक्लियस भी पढ़ना है, सेंट्रोजोम में पढ़ा, इसलिए प्रोकैरियोटिक का मैं, प्रोकैरियोटिक तक मैं एक लेक्चर लूँगा, और जो पूरा यूकैरियोटिक है न्यूक्लियस को मिलाकर उसके मैं 2 लेक्चर्स लूँगा, यानी कि जो सेल है इसको मैं पढ़ाऊँगा 3 लेक्चर्स में, प्रोकैरियोटिक सेल। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, चलिए मैं यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाता हूँ। ठीक, ठीक, यहाँ पर मैं इसका जेनेटिक मटेरियल बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसे मैंने बोला था न्यूक्लियाइड, याद करो। और फिर मैंने बोला था एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी इसमें होता है, जिसे मैंने कहा था प्लाज्मा। तो इसमें होता है साइटोप्लाज्म, क्या होता है, इसमें होता है साइटोप्लाज्म, इसमें होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो बाहर बाहर की कवरिंग है, बाहर की कवरिंग को कहते हैं हम सेल इनवलोप, सेल एनवेलोप, सेल एनवेलोप, सेल एनवेलोप, यानी कि जो सेल एनवेलोप है, सेल एनवेलोप यानी कि पूरी जो सेल है उसको कवर किसने किया है, ये बना होता है टाइटली 3 लेयर्स का, टाइटली बाउंड 3 लेयर्स। सेल एनवेलोप इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स का बना होता है। कौन कौन से 3 लेयर्स, आउटर से इनर हम जाएंगे, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। जो बाहर वाला कौन है, बाहर वाला है ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स, उससे अंदर वाला सेल वॉल, सेल वॉल, और उससे अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सेल एनवेलोप है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, ये बना हुआ होता है, इज मेड अप इज मेड अप 3 लेयर्स। अगर हम कौन कौन से 3 लेयर्स, आउटर है ग्लाइकोकैलेक्स, मिडल है सेल वॉल, और जो इनर है उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। और ये 3 मिलकर बनाते हैं एक प्रोटेक्टिव यूनिट, मिलकर बनाते हैं एक प्रोटेक्टिव यूनिट, मिलकर बनाते हैं प्रोटेक्टिव यूनिट।
ये मिलकर बनाते हैं प्रोटेक्टिव यूनिट। ठीक, अब हम ग्लाइकोकेलेकस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। स्टार्ट करते हैं हम किससे? ग्लाइकोकेलेक्स। ग्लाइकोकेलेक्स, ग्लाइकोकेलेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है। ठीक, आउटर मोस्ट है और प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि एक सेल को, बैक्टीरिया की सेल को, एक प्रोकैरियोटिक की सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इसे कहते हैं हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं हम, और इसी को कहते हैं हम ग्लाइकोकेलेक्स। और ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है जेली लाइक, जेली लाइक, या जिसे कहते हैं हम जेली लाइक, या जिसे कहते हैं हम स्मूथ। और जेली लाइक या स्मूथ को कहते हैं हम स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। ठीक, और जो आउटर मोस्ट लेयर है ये प्रोटेक्टिव यूनिट है। कौन? ग्लाइकोकेलेक्स। ग्लाइकोकेलेक्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो होता है जेली लाइक या स्मूथ होता है, उसे कहते हैं हम स्लाइम लेयर, या कुछ बैक्टीरिया में होता है ये थिक एंड टफ, एंड इन सम बैक्टीरिया इट इज थिक कमा टफ, थिक एंड टफ। और उसी को कहते हैं हम कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल, कैप्सूल, इसी को कहते हैं हम कैप्सूल। तो ये हो गया ग्लाइकोकेलेक्स की बात। आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव लेयर है, कुछ बैक्टीरिया में होता है जेली लाइक या स्मूथ लाइक, उसे कहते हैं हम स्लाइम लेयर, और कुछ बैक्टीरिया में होता है थिक या टफ होता है, और उसे कहते हैं हम कैप्सूल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल वॉल की। चलिए हेडिंग लगाइए, सेल वॉल, सेल वॉल। आगे बढ़ते हैं हम और लगाते हैं हेडिंग सेल वॉल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बिलो ग्लाइको कैलेक्स। ग्लाइकोकेलेक्स के नीचे होता है, यानी कि वो आउटर मोस्ट होता है, ये मिडल होता है, ग्लाइकोकेलेक्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है सेल में? प्रोवाइड, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन या स्ट्रेंथ टू सेल, या स्ट्रेंथ टू सेल, और अवॉइड करता है बर्स्टिंग। बर्स्टिंग क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। अवॉइड बर्स्टिंग, बर्स्टिंग को अवॉइड करता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या ये मतलब होने ही नहीं देता है, सेल फट ना जाए, सेल को फटने से रोकता है। कौन रोकता है? सेल वॉल। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का है। अवॉइड करता है बर्स्टिंग, और ये बनाता है शेप ऑफ द सेल, सेल को ये शेप देता है, शेप, शेप ऑफ सेल, सेल को ये शेप देता है। ठीक, और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया को जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी कि उसमें प्रेजेंट होता है म्यूरिन, म्यूरिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर। एक तो हो गया आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलेक्स, डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद होता है मिडल लेयर सेल वॉल, पढ़ लिया। अब होता है इनर मोस्ट लेयर, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पेज, जिसे हम कहते हैं सेल, सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते आए।
पहली बात इनर मोस्ट होता है, दूसरी बात लिविंग होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टिवली परमेबल यानी कि सिलेक्टिवली परमेबल क्या यानी कि सिलेक्टेड यानी कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा इन और आउट सेल में, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर तो सेल है, साइटोप्लाज्म है, तो ये बैरियर एक प्रोवाइड करता है कि सिलेक्ट करता है मॉलिक्यूल, एरे गेरे मॉलिक्यूल उसको आने नहीं देता, फिर तो होता है परमेएबल, लेकिन ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, पहले सिलेक्ट करेगा मॉलिक्यूल को फिर अंदर आने देगा, ठीक, यानी कि selected molecules are allowed to move in or out, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ सीएम कौन, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू यूकेरियोट्स यानी कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकेरियोटिक दोनों में सेम होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसका जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है और जो यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, जिसका प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन जिस चीज़ का बना हुआ होता है, यानी कि मेनली बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, जो मैं आगे बताऊंगा डेफिनेटली, और जो यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी लिपिड और प्रोटीन है, इसमें भी लिपिड और प्रोटीन है, यानी कि सेम है, जैसे मैंने बोला साइटोप्लाज्म सेम है, प्रोकैरियोटिक में भी यूकेरियोटिक में भी। मेन सेलुलर एक्टिविटीज, सेल में जो भी एक्टिविटीज होता है प्रोके मतलब कौन करवाता है, साइटोप्लाज्म, जो कहाँ होता है प्रोकैरियोटिक में भी और यूकेरियोटिक में भी। चलिए फंक्शन, फंक्शन को क्या क्या होती है साइटोप्लाज्म की या सेल मेम्ब्रेन की, फंक्शन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की क्या क्या फंक्शंस होती है, पहला ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांस ट्रांसपोर्ट में मदद करता है ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, पहली बात। दूसरी बात अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ठीक, दे शो मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन शो करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन, दे शो मॉडिफिकेशन, सेल मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन शो करते हैं, ठीक। चलिए अब कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं जो प्रेजेंट होती है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ठीक, और उसके बाद हमारा लगभग प्रोकैरियोटिक में एक और मतलब आधा घंटा लगेगा, ठीक, फिर प्रोकैरियोटिक खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहली चीज़ जो हमें प्रोकैरियोटिक में पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं हम मीजो मीजोजोम, मीजोजोम, ये क्या होता है, इनर ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चे क्या याद रखते हैं, म्यूजोजोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ग्रोथ है, लेकिन ये याद नहीं रखते हैं इनर ग्रोथ, क्या पता नीट में ऑप्शन आ जाएगा, म्यूजोजोम इज द आउटर ग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बच्चों ने याद रखा है ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो आउटर ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर टिक लगा देंगे, 4 मार्कर्स नहीं मिलेंगे, -1 मिलेंगे, पहली बात। तो कैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, ये आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलेक्स,
फिर है सेल वॉल, ठीक, और फिर है पीएम, पीएम या सीएम, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ऐसे होते हैं, ग्रोथ होती है, इनर ग्रोथ, जस्ट लाइक दिस, जस्ट, ठीक। और इन्हीं स्ट्रक्चर को कहते हैं हम मीजोजोम्स, मीजोजोम्स, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम मीजोजोम्स, मीजोजोम्स। और इन मीजोजोम्स में एक चीज़ प्रेजेंट होती है जो मैंने दिखाया है, ठीक, और इसे कहते हैं हम रेस्पायरेटरी एंजाइम्स, रेस्पायरेटरी एंजाइम्स, यानी कि मीजोजोम्स में प्रेजेंट होते हैं रेस्पायरेटरी एंजाइम्स, यानी कि अगर हम मतलब कॉमन सेंस से, मतलब काम क्या होगा मीजोजोम्स का, रेस्पायरेशन, यानी कि प्रोकैरियोट्स में रेस्पायरेशन में मदद करता है, ठीक। पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, इधर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया इनफोल्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया गेट्स इनफोल्ड इन द इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में, वेजिकल, कॉमा, ट्यूब्यूब और लेमिले, यानी कि मिजोजोम क्या होता है, इनर ग्रोथ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक। किस में होता है, बैक्टीरिया में, यानी कि इनफोल्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, यानी कि वेसिकल भी बन सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, ट्यूब भी बन सकते हैं, ट्यूब शेप के भी बन सकते हैं मिजोजोम्स, और इन द फॉर्म ऑफ लेमिले, लेमिले के शेप में भी बन सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग, जिसे कहते हैं हम मीजोजोम्स, ठीक। अब फंक्शन की बात करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स, फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स, फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स, पहले फंक्शन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक, ड्यूरिंग फ्यूजन। बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करता है, बाय बाइनरी फ्यूजन, जब बाइनरी फ्यूजन होता है बैक्टीरिया में, ठीक, ये बैक्टीरिया है, इसमें डिवीजन करनी है, ये दो बैक्टीरिया हो गए, अब बात क्या करनी है, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि इसमें भी डीएनए जाना चाहिए, इसमें भी डीएनए जाना चाहिए, तो ये डीएनए रेप्लिकेट कौन करता है, ये करता है मीजोजोम्स, ठीक, ये होता है पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जो मैंने अभी बताया, ये बात मैंने अभी बताई, ऑफ डीएनए टू बोथ डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, यानी कि डीएनए पेरेंट में था, अब दो डॉटर सेल्स बने बाय फ्यूजन, अब हर एक डॉटर सेल में आना चाहिए डीएनए, तो ये डीएनए कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, इक्वली डिवाइड कौन करता है, मीजोजोम्स, ठीक। और मीजोजोम्स में क्या क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मीज मी मीजोजोम्स में होता है, क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, मीजोजोम्स में होता है, मीजोजोम्स में होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, दे पोजेस रेस्पिरेटरी, दे पोजेस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इनमें होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो ये क्या करते हैं,
रेस्पिरेशन करते हैं बैक्टीरिया में, जस्ट रेस्पिरेशन, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि ये रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं मीजोजोमस, यानी कि ये रेस्पिरेशन करता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि बैक्टीरिया में। वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल में, ठीक। अब एक और आउटग्रोथ होती है, नेक्स्ट एक और आउटग्रोथ होती है जिसे कहते हैं हम क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्रोमेटोफोर्स, ठीक। ये होता है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इनमें होते हैं पिगमेंट्स, कॉन्टेन पिगमेंट्स। इनमें पिगमेंट्स होते हैं जो किस में मदद करते हैं, ठीक, रेस्पिरेट नहीं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। जैसे कि उनमें होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, किस में, मीजोजोमस में। वैसे ही क्रोमेटोफोर्स में होते हैं, क्या होते हैं, पिगमेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ग्रीन पिगमेंट्स। और एग्जाम्पल है इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल इसका मेन एग्जाम्पल है सायानो बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं हम BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सायानोबैक्टीरिया, जिसे कहते हैं हम BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। अब प्रोकैरियोटिक में थोड़ा सा ही बचा, यानी कि मैंने बोला कि मैं प्रोकैरियोटिक तक पढ़ाऊंगा, यानी कि 10-15 मिनट और लगेंगे प्रोकैरियोटिक को ख़त्म करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जाते हैं हम किस पर, नेक्स्ट जाते हैं हम पिलाई। पिलाई फिमरे पिलाई फिमरे एंड फ्लैजुला। पिलाई फिमरे एंड फ्लैजुला, पिलाई फिमरे एंड फ्लैजुला। चलिए यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात करते हैं पहले पिलाई की। पिलाई यह है प्रोकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या हो गया, ये इससे एक्सटेंशंस निकले, इस 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 आउट ग्रोथ निकल गया, जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, इनफोल्डिंगस मिजोजोम्स को हमने किया, लेकिन वो अंदर की तरफ होते हैं। लेकिन आउट ग्रोथ कौन है, पिलाई फिमरे एंड फ्लैजुला, ये आउट ग्रोथ है, ये बाहर की तरफ निकलेंगे, अंदर की तरफ नहीं, ठीक। ये क्या होता है पिलाई, इन्हें कहते हैं हम पिलाई, जो कि है हेयर लाइक आउट ग्रोथ हेयर लाइक आउट ग्रोथ। एक मिनट पेन में दूसरा यूज करता हूँ, यानी कि हेयर लाइक आउट ग्रोथ। यह है हेयर लाइक आउट ग्रोथ, जो बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ पिलिन मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन।
made up of pillin protein and halofin and halofin and halofin exchange of genetic material and halofin exchange of genetic material between two cells. पिलाई क्या है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ है और बना किसका है? पिलन प्रोटीन का। और हलफ किस में करता है? फंक्शन क्या होते हैं इसमें? ये एक्सचेंज करता है जेनेटिक मटेरियल को दो सेल्स के बीच में। अब बात करते हैं फिमरे की। नेक्स्ट पेज बात करते हैं फिमरे 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 की बात हम करते हैं। ये भी हेयर लाइक आउट ग्रोथ है। हेयर लाइक आउट ग्रोथ, ठीक, बट इन ग्रुप ये ग्रुप में होता है। जैसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या होगा? पीएम प्लाज्मा, इसमें क्या होगा? ये आउट ग्रोथ निकलेगी ग्रुप में, ऐसे 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 ग्रुप में आउट ग्रोथ निकलेगी, ठीक। मेड अप ऑफ आउट ग्रोथ, ठीक, मेड अप ऑफ किसका बना हुआ होता है? फिब्रिन प्रोटीन। वो बना होता है, पिलाई बनता है किस प्रोटीन से? पिलन प्रोटीन। लेकिन ये बनता है फिब्रिन प्रोटीन से, ठीक। एंड हेल्प्स इन दी अटैचमेंट। इसका मेन काम होता है अटैचमेंट का, ठीक। हेल्प्स इन दी अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू द सबस्ट्रेटम, ठीक। बना किसका होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है किसकी तरह? पिलन मतलब पिलन की तरह, पिलाई की तरह। लेकिन ये ग्रुप में होता है। पिला जो होता है एक आकार का होता है एक्सटेंशन, लेकिन जो फिमरे होते हैं ग्रुप में होते हैं, ग्रुप वाइज होते हैं और बने होते हैं फिब्रिन प्रोटीन के और हेल्प करते हैं अटैचमेंट बैक्टीरिया को, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं सबस्ट्रेटम यानी कि रॉक जो हो के रॉक से अटैचमेंट करवाने में मदद करता है फिमरे। और अब उसके बाद आता है तीसरा वाला आउट ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं हम फ्लैजेला। फ्लैजेला, ठीक। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। यह है फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। फ्लैजेला के तीन पार्ट्स होते हैं। फ्लैजेला के तीन पार्ट्स होते हैं। इसे कहते हैं हम बेसल बॉडी और इसे कहते हैं हम हुक, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट जो है ये है लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजेला, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजेला। फिलामेंट क्या है? थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ है, थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ। कौन? फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला जो है थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ है, थ्रेड्स की तरह होता है गुच्छे में, ठीक। फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिलिटी। इसका जो फंक्शन है वो है मोटिलिटी, यानी कि बैक्टीरिया को चलने में मदद देता है। जैसे कि हमारे पास है टांगे, लेग से हमारे पास, उसी से हम चलते हैं। लेकिन बैक्टीरिया सेल बहुत छोटी है, चलती किससे है? फ्लैजेला, यानी कि मोटिलिटी में मदद करता है, ठीक। और बना हुआ होता है फ्लैजेलन प्रोटीन, यानी कि ईजी है। अगर आप बात करोगे
प्रोटीन याद रखना इजी है। जैसे कि पिलाई किस प्रोटीन का बना होता है? प्लेन प्रोटीन का, ठीक। फिम्ब्रे किस प्रोटीन का बना होता है? फिम्ब्रेन प्रोटीन का। फ्लैजेला किस प्रोटीन का बना होता है? फ्लैजेलन प्रोटीन का। इजी याद रखना है, नाम में ही ना मतलब छुपा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं फ्लैजेला के बारे में, एक और दो पॉइंट्स लिखते हैं। चलिए ठीक। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है। बेसल बॉडी जो मैंने अभी बताया, दूसरा होता है हुक, बेसल बॉडी, हुक, और तीसरा होता है फिलामेंट। हुक जो होता है हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है। हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है, पहली बात। फिलामेंट लॉन्ग होता है, कमा थ्रेड लाइक होता है। लॉन्ग होता है और थ्रेड लाइक होता है, ठीक। और जो फिलामेंट है, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ठीक। अब हमें प्रोकैरियोटिक में दो ही टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो है राइबोसोम्स, दूसरा है इनक्लूजन बॉडीज। दोनों ही छोटे टॉपिक है, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और उसके बाद हम कल उठाएंगे यूकैरियोटिक सेल। पहले हम राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी खत्म कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelle found in the cytoplasm found in the cytoplasm of prokaryotic cell। साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसे एक और नाम बोलते हैं, आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। यानी कि ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक। साइज, साइज जो इसका होता है 15 × 20, 15 × 20 नैनोमीटर, यानी कि 15 × 20 नैनोमीटर, 15 × 20 नैनोमीटर का होता है। मेड अप ऑफ किसका बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ किसका बना हुआ होता है? किसका? प्रोटीन प्लस आर आर एन ए, प्रोटीन आर आर एन प्लस आर आर, राइबोसोमल राइबोसोमल आर एन ए, यानी कि आर आर एन ए, और प्रोटीन का बना हुआ होता है राइबोसोम। राइबोसोम दो तरह का होता है, वेरी इजी, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। राइबोसोम्स दो तरह का होता है, 70S और 80S। 70S किस में मिलता है? साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। और 80S किस में मिलता है? यूकैरियोट में। यूकैरियोट में मिलता है 80S, 70S मिलता है साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट में, ठीक। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्टैंडर्स, इसको बोलते हैं सवर्डबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या जिसे कहते हैं सवर्डबर्ग यूनिट।
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या जिसे कहते हैं हम सर्वोटबर्ग यूनिट। ठीक, एक तो मिलता है साइटोप्लाज्म में 70s, और किस में मिलता है, और ये मिलता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि राइबोसोम्स 70s और 80s के होते हैं। 70s दो जगह मिलता है, एक तो मिलता है साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट, और कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, 80s किस में प्रेजेंट होता है, यूकेरियोट में। एस मीन्स क्या है, जैसे कि 80s 70s, एस किसको डिनोट करता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या सर्वोटबर्ग यूनिट इसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं हम 70s राइबोसोम्स की। 70s 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम की बात हम करेंगे। 70s राइबोसोम दो यूनिट का बना होता है, एक तो होता है लार्ज यूनिट और एक होता है स्मॉल यूनिट, 50s एंड 30s। अब इसको जोड़ने मत लग जाना सर, 50s प्लस 30s तो 80s होता है, नहीं, 70s। 50s प्लस 30s 80s के बराबर नहीं होता, होता होगा मैथ में होगा, लेकिन बायोलॉजी में नहीं है। बायोलॉजी में 70s के बराबर है। एक्चुअली ये साइज को मेजर करता है, नहीं डेंसिटी को मेजर करता है। राइबोसोम एक्चुअली डेंसिटी को मेजर करता है। तो 50s लार्ज यूनिट, लार्जर यूनिट, 30s स्मॉलर यूनिट। ठीक, अब एक पॉइंट है एनसीईआरटी का, जो क्वेश्चन आया भी हुआ है और आ भी सकता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, या इसे मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। नोट लगाकर, नोट लगा दीजिए। नोट लगाकर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, both the both the units both the units of ribosomes, राइबोसोम्स के दोनों यूनिट 70s या 30s। ठीक, या दोनों यूनिट जो होता है स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स, क्या ये क्या करते हैं, कम क्लोज, कम क्लोज टू ईच अदर, कम क्लोज टू ईच अदर ऑन आरएनए। कौन सा वाला आरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए के क्लोज आता है, और इसमें किसकी ज़रूरत लगती है, मैग्नीशियम आयन की, यूरोकेयर ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक, और ये बनाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट पास पर आते हैं, किस पर, एमआरएनए पर। एमआरएनए की चेन होती है उस पर पास पास आते हैं और उस बनाते हैं क्या, पॉलीजूम, या उसी को कहते हैं हम पॉलीराइबोजूम, पॉलीजूम या पॉलीराइबोजूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आए। ठीक, चलिए, और मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। यह है एक एमआरएनए, एमआरएनए। ठीक, और इस पर यह है राइबोसोम्स, लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट। ठीक, और फॉर एग्जांपल ये है क्या है, 50s और ये है 30s। ठीक, इन्होंने मिलकर बनाया 80s। ये लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, और ये है राइबोसोम्स। और इसी को मिलाकर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसी को हम मिलाकर कहते हैं पॉलीजूम या पॉलीराइबोसोम। अब बढ़ते हैं हम प्रोकैरियोटिक के लास्ट टॉपिक पर, इंक्लूजन बॉडी। छोटा सा है, खत्म कर देंगे विद इन 4 मिनट्स। चलिए, एक्स्ट्रा पेज को ऐड करते हैं।
हेडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं हेडिंग? इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज है रिजर्व या स्टोरेज, रिजर्व या स्टोरेज, स्टोरेज, रिजर्व या स्टोरेज बॉडीज ऑफ द सेल। ठीक, ये क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन होता है? राइबोसोम्स। वैसे ही ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जैसे कि आप क्लास में हो, टीचर एब्सेंट है, बच्चे फ्रीली मूव करते हैं, वैसे ही जो इंक्लूजन बॉडीज है ये फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जांपल्स है, पहला एग्जांपल्स, एक तो है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। दूसरा है साइनोफिशियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, सायानोफिशियन ग्रेन्यूल। तीसरा है, तीसरा है हमारा ग्लाइकोजन, तीसरा है हमारा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ठीक, और चौथा इंपॉर्टेंट है गैस वैक्यूम। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने इंक्लूजन बॉडी चार दिए हैं। एनसीईआरटी ने एक दिया है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, और जो लास्ट दिया है उसने वो है गैस वैक्यूल्स। इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने दी है तो हम भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल किसमें फाउंड होता है? फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे कहते हैं हम सायानो बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है जिसे हम कहते हैं साइनो बैक्टीरिया, कामा पर्पल बैक्टीरिया में होता है पर्पल बैक्टीरिया, एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहाँ मैं लिखूंगा एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनमें मिलता है कौन? गैस वैक्यूल्स। ठीक, तो हेल्प किस में करता है? बॉयंसी में हेल्प करता है। हेल्प्स इन, हेल्प्स, हेल्प्स इन बॉयंसी, हेल्प्स इन बॉयंसी। तो इसी के साथ हमारा प्रोकैरियोटिक तक खत्म हो चुका है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि अगर मैं बात करूं 1/3 चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। मैंने बोला 3 लेक्चर्स में इसमें लूंगा, एक लेक्चर में लूंगा प्रोकैरियोटिक का, यहाँ तक प्रोकैरियोटिक खत्म हो चुका है। 2 लेक्चर में लूंगा यूकैरियोटिक के, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से बड़ा है। ठीक, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक, तो ये है हमारा क्यूआर कोड। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, आपकी मर्जी, करो। ट्यूशन में भी तो फीस ही देते हो ना ट्यूशन में फी देते हो ना, तो कोई बात नहीं, जो करे वो करे। तो थैंक यू, आपने ये लेक्चर ज्वाइन किया। अगली बार मैं आऊँगा फिर से, क्या, यूकैरियोटिक सेल के साथ। बाय बाय।